नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर बी.वी. काबरा, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का हमारा ये 7वां व्याख्यान है। इसमें हम जो अध्ययन करेंगे वो है शिखर क्षेत्रों का निर्धारण, यानी शिखर जो हमारे एनएमआर संकेत होते हैं उनके क्षेत्रफल का निर्धारण और उसके थ्रू प्रोटॉन की संख्या का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ पीक एरियाज। एनएमआर अवशोषण शिखर के अंतर्गत क्षेत्र उस शिखर के लिए उत्तरदायी नाभिकों की संख्या के समानुपाती होता है। ऐसे कई कारक होते हैं जो अवशोषण संकेत के शिखर का चौड़ा कर देते हैं, जिससे इनकी ऊंचाई कम हो जाती है। इनमें से कुछ मुख्य कारक प्रतिदर्श की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ सैंपल, रासायनिक विनिमय अभिक्रिया, केमिकल एक्सचेंज रिएक्शन तथा प्रतिदर्श के चक्रण की दर, स्पिनिंग रेट ऑफ सैंपल है। आधुनिक एनएमआर रिकॉर्डर में इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर लगा होता है, जो कि एनएमआर चार्ट पेपर पर अवशोषण संकेतों के सापेक्षिक शिखर क्षेत्र को सीधे व्यक्त करता है। उदाहरणार्थ एथिल क्लोराइड के लिए दो तरह के प्रोटॉन हैं, ए और बी। इन ए और बी का जो अनुपात है वो है 3 और 2। यहाँ 2 एनएमआर संकेत मिलते हैं और इनकी जो दोनों पीक का जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात भी 3 और 2 होता है। सेकंड कंपाउंड क्लोरोप्रोपेन है। इसमें 3 तरह के प्रोटॉन हैं, ए, बी और सी। इन तीनों का अनुपात जो है 3, 2, 2 है। इसमें 3 एनएमआर संकेत मिलेंगे। इन 3 एनएमआर संकेत का शिखर जो हैं संकेत जो हैं उनका जो एरिया है, पीक एरिया, वो भी इसी रेशो में होगा, 3, 2, 2 के अनुपात में होगा। तीसरा कंपाउंड हमारा आइसोप्रोपिल क्लोराइड है। इसमें हम देखते हैं कि क्लोरीन दूसरे कार्बन पर जुड़ा होने से ये 2 मेथिल समूह एक समान है, यानी ए वाले जो प्रोटॉन है उनकी संख्या 6 है और बी वाले प्रोटॉन की संख्या 1 है। तो हमें 2 शिखर मिलेंगे, इसमें 2 एनएमआर संकेत मिलेंगे जिनकी पीक एरिया का जो रेशो है वो 6:1 है। इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर की सहायता से एनएमआर स्पेक्ट्रम में सीढ़ी नुमा वक्र प्राप्त होते हैं। इस सीढ़ी नुमा वक्र की ऊंचाई की हम स्पेक्ट्रम ग्राफ पर गणना कर सकते हैं तथा इसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के प्रोटॉनों की संख्या का आंकलन किया जा सकता है। उदाहरणार्थ आइसोप्रोपिल क्लोराइड का एनएमआर स्पेक्ट्रम निम्न प्रकार प्राप्त होता है। यह आइसोप्रोपिल क्लोराइड का अणु है। इस जैसा हमने अभी देखा है कि इसमें हमें 2 संकेत प्राप्त होते हैं। पहला संकेत यहाँ प्राप्त हो रहा है, डेल की वैल्यू इसके लिए 1 कुछ है, और दूसरा संकेत हमारा जिस पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो यहाँ प्राप्त हो रहा है। यहाँ चूँकि 6 प्रोटॉन है, इसलिए ये जो है प्रोटॉन, बी वाला प्रोटॉन, इसके लिए जो संकेत प्राप्त हो रहा है वो हमें सेप्टेट के रूप में मिल रहा है, और इन मेथिल प्रोटॉन का जो संकेत है वो हमें डबलेट के रूप में मिल रहा है। ये जो सीढ़ी नुमा वक्र है ये हमें जो संकेत के जो शिखर एरिया है, शिखर का जो क्षेत्रफल है उसको इंगित करता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये 1.2 और 7.2 क्षेत्रफल है इन दोनों का, और इनका रेशो जो है वो है 1:6। इस प्रकार सीढ़ी नुमा वक्र में ए और बी प्रोटॉनों के सापेक्षिक शिखर क्षेत्र का अनुपात 7.2:1.2 आता है, जो कि 6:1 के बराबर है। इस आधार पर यौगिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या की गणना की जा सकती है। इसी प्रकार पैरा तृतीयक ब्यूटिल टोलुइन के सापेक्षिक क्षेत्र का अनुपात 8.8:2.9:3.8 प्राप्त होता है, जो कि प्रोटॉन की संख्या के अनुपात में के समान है। ये हमारा जो कंपाउंड है वो पैरा टर्शी ब्यूटाइल टोलुइन है। इसमें 3 तरह के प्रोटॉन हम देख रहे हैं। 9 प्रोटॉन मेथिल प्रोटॉन है,
प्रोटॉन, ये जो टोलुइन के हैं ये मेथिल प्रोटॉन है, और ये 4 प्रोटॉन बेंजीन रिंग के प्रोटॉन है। तो हमारा जो 3 शिखर प्राप्त होंगे, यहाँ 3 संकेत प्राप्त होंगे, उनका सापेक्षिक एरिया जो है वो 9:3:4 होगा। NMR समारोपण अभिकर्मक या NMR शिफ्ट रिएजेंट्स। प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किए बिना NMR अवशोषण प्रारूप को फैलाने स्प्रेड आउट करने के लिए प्रयुक्त होने वाले अभिकर्मक NMR समारोपण अभिकर्मक या NMR शिफ्ट रिएजेंट्स कहलाते हैं। उपयुक्त प्रतिदर्श सैंपल में समारोपण अभिकर्मक मिलाने पर असमतुल्य प्रोटॉन के रासायनिक विस्थापन में अंतर अधिक हो जाता है। समारोपण अभिकर्मक दुर्लभ मृदा धातुओं के आयन होते हैं जो कि कार्बनिक लिगेंड के उपसह संयोजित रहते हैं। EN-DPM ऑल-थ्राइस तथा EN-FOD ऑल-थ्राइस आदि ऐसे समारोपण अभिकर्मक हैं जो NMR अवशोषण प्रारूप को चौड़ा ब्रॉड कर देते हैं। EN-DPM ऑल-थ्राइस का नाम है ट्रिस डाइपिवेलोमेथेनेट यूरोपियम या यूरोपियम, ये ट्रांजिशन मेटल है। EU-FOD ऑल-थ्राइस का नाम है ट्रिस 1112233 हेप्टाफ्लोरो 77 डाइमेथिल 135 ऑक्टा डाई ऑनेटो यूरोपियम। इनका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ बताया गया है। इसमें यहाँ टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये एक 1,3 डाइकीटोन स्ट्रक्चर है। इसमें यदि R ग्रुप, ये एक लिगेंड का काम कर रहा पूरा स्ट्रक्चर जो है, यदि इसमें R ग्रुप टर्शी ब्यूटाइल है तो यौगिक का नाम EU-DPM ऑल-थ्राइस यानी ट्रिस डाइपिवेलोमेथेनेट यूरोपियम है। R एल्किल समूह जो है वह यदि हेप्टाफ्लोरो प्रोपाइल ग्रुप है तो ये EU-FOD ऑल-थ्राइस है। NMR समारोपण अभिकर्मक का प्रयोग नहीं करने पर एक हेप्टेनॉल के NMR स्पेक्ट्रम में केवल 2 अवशोषण संकेत प्राप्त होते हैं, परंतु EU-DPM ऑल-थ्राइस का उपयोग करने पर NMR स्पेक्ट्रम अपेक्षाकृत चौड़ा हो जाता है अर्थात सरल हो जाता है तथा सभी 8 प्रकार के प्रोटॉन के पृथक अवशोषण संकेत प्राप्त होते हैं। अब हम हमारे चैप्टर के मुख्य भाग पर आ रहे हैं। यह है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद NMR स्पेक्ट्रोमेट्री के अनुप्रयोग। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम किसी यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान कर सकते हैं। दूसरा, यौगिक में उपस्थित नाभिकों के प्रकार की जानकारी मिलती है। तीसरा, यौगिक में उपस्थित विभिन्न समूहों की आपेक्षिक स्थिति का ज्ञान होता है। चौथा, अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरण, NaOH के जलीय विलयन में जल तथा NaOH के हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन का विनिमय 10⁻² सेकंड से भी कम समय में होता है। ये रिएक्शन है NaOH प्लस HOH। इसमें हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो रहा है NaOH और HOH के बीच में। हमें NaOH स्टार मिला और HOH बना। इस विनिमय के फलस्वरूप हमें केवल एक अवशोषण संकेत मिलता है। यदि प्रोटॉन के विनिमय में 2.2 से 10 के विनिमय में 10⁻² सेकंड से अधिकतर समय लगता है अर्थात विनिमय अपेक्षाकृत धीमी गति से होता है, तो हमें 2 अवशोषण संकेत प्राप्त होते हैं। पांचवा, प्रोटॉन के अनुनाद के आधार पर अवशोषण संकेत की स्थिति, डेल वैल्यू, डेल विपाटन तथा क्षेत्रफल। हम अज्ञात यौगिक की पहचान सुनिश्चित करते हैं अर्थात यौगिक के अणु की संरचना निर्धारित की जाती है इस प्रयोग द्वारा। प्रोटॉन के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अथवा सल्फर प्रोटॉन परमाणु से जुड़े होने पर उस यौगिक की पहचान निम्न प्रकार से की जा सकती है। पहला पॉइंट देखते हैं।
प्रोटॉन ऑक्सीजन से जुड़ा हो। ऐसा अल्कोहलिक कंपाउंड्स के बारे में हम देखें, शुद्ध एथेनॉल में ऑक्सीजन परमाणु पर स्थित प्रोटॉन डेल वैल्यू 5.35 ppm पर अवशोषण संकेत प्रदर्शित करता है, परंतु CCl फॉर्म में मेथनॉल का विलयन बनाकर NMR स्पेक्ट्रम लेने पर यह डेल 2.4 ppm पर अवशोषण संकेत देता है। विलायक में परिवर्तन पर OH अवशोषण संकेत के मान में यह परिवर्तन हाइड्रोजन बंधन के आधार पर समझाया जा सकता है। शुद्ध एथेनॉल में H बंधन हाइड्रोजन बंधन होने के कारण प्रोटॉन हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन जो है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि साझे के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण प्रोटॉन का परिरक्षण हो जाता है तथा हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन के लिए अवशोषण संकेत निम्न क्षेत्र अथवा उच्च डेल मान की ओर विस्थापित हो जाता है। अध्रुवीय विलायक जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति से अंतर अणु हाइड्रोजन बंधन कम हो जाता है तथा अधिक तन्यता पर समाप्त हो जाता है। जिससे प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक रहने के कारण अर्थात परिरक्षण प्रभाव के कारण अवशोषण संकेत उच्च क्षेत्र अर्थात कम डेल मान की तरफ विस्थापित हो जाते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना तक।